बच्चों, आज आपको हिंदी आधार पाठ्यक्रम वितान भाग 2 का सिल्वर वेडिंग पार्ट मैं पढ़ाने जा रही हूँ। सिल्वर वेडिंग का मतलब होता है यदि किसी की शादी को 25 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं तो एक आयोजन, एक उत्सव किया जाता है खुशी में, जो सिल्वर वेडिंग पार्टी कहलाती है। तो सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की एक प्रमुख कहानी है। यह लंबी कहानी है। इस कहानी में लेखक ने पीढ़ी में अंतराल को स्पष्ट किया है। पीढ़ी में अंतराल का मतलब है जनरेशन गैप। जब पीढ़ी में अंतराल होता है तो विचारों में अंतर आ जाता है। माता पिता के विचार से बच्चों के विचार मेल नहीं खाते हैं। लेखक का विचार है कि जैसे जैसे हम और हमारा समाज आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहा है, नई नई उपलब्धियां हम हासिल करते जा रहे हैं, वैसे वैसे मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली जो बातें हैं, जो मानवीय गुण हैं, उसमें कमी आती जा रही है। पूरी कहानी में जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, इनका बार बार प्रयोग हुआ है। जो हुआ होगा से तात्पर्य है कि पता नहीं उसका वास्तविक कारण क्या है, और समहाउ इम्प्रॉपर एक अनिर्णय की स्थिति है। निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या होना चाहिए। मन में हमेशा द्वंद्व चलते रहता है कि ऐसा होना चाहिए कि वैसा होना चाहिए, ये बात सही है या वो बात सही है। ये दोनों ही भाव कहानी के नायक यशोधर बाबू के द्वंद्व का कारण है। कहानी के नायक यशोधर बाबू सेक्शन ऑफिसर हैं। वे बहुत ही गंभीर, काम के प्रति ईमानदार और मिलनसार व्यक्ति हैं। पुरानी परंपराओं के मानने वाले हैं। उन्हें फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। आधुनिकता से हमेशा दूर रहते हैं। यशोधर पंत मूलतः अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। अल्मोड़ा के स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वे रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में कृष्णानंद जी ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी। वे उन्हें किशन दा कहा करते थे। किशन दा कुंवारे थे और बाहर से दिल्ली आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मतलब जब तक उनको किराए का घर वगैरह नहीं मिल जाता था तब तक वो उसको अपने घर में ही रखते थे, और जैसे ही किराए का घर मिल जाता था पूरा सामान सहित वो अपना अलग सेट हो जाते थे। वहाँ वे सभी मिलकर भोजन बनाते और खाते थे। जिस समय यशोधर बाबू दिल्ली आए थे उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तो जब तक नौकरी के लिए सही उम्र उनकी नहीं हो पाई तब तक वे किशनदा के यहाँ रसोइया बनकर रहे। बाद में किशनदा ने अपने ही नीचे यशोधर बाबू को नौकरी दिलवाई और ऑफिस के कार्य में उनका मार्गदर्शन किया कि ऑफिस में कैसे काम करना है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कैसे बर्ताव किया जाना चाहिए, काम के प्रति कैसे ईमानदार और सजग रहना चाहिए, आदि बातों की जानकारी उन्होंने यशोधर पंत को दी। किशनदा यशोधर बाबू के प्रति विशेष स्नेह रखते थे और यशोधर बाबू भी उनके गुणों से प्रभावित थे। उनके जीवन पर पूरी तरह से किशनदा द्वारा सिखाए गए संस्कार हावी थे, क्योंकि वे किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जिसके साथ रहते हैं उसके सारे गुण संग में रहने के कारण हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं, मतलब हम सीख जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उनके ऑफिस से। यशोधर पंत अपने ऑफिस में आखिरी फाइल को लाल फीता से बांधकर अपनी घड़ी के अनुसार, जिसे 5:30 हो रहे हैं, आज की छुट्टी करते हैं। उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी उनकी वजह से 5 बजने के बाद भी ऑफिस में बैठने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जब तक ऑफिसर गए नहीं हैं छोटे कर्मचारी जा ही नहीं सकते। उनकी मजबूरी ही है। उनकी यह आदत है कि वे अपने कर्मचारियों की थकान दूर करने के लिए जाते जाते कुछ हंसी मजाक ज़रूर करते हैं, ताकि दिन भर काम की थकावट के बाद उनके चेहरे पर ताजगी आए और वे प्रसन्नचित्त दिखाई दें। यह आदत उन्हें अपने आदर्श किशनदा से परंपरा में मिली है। यशोधर बाबू का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति रवैया सहज और सरल है। शायद इसी गुण के कारण वे कई बार छोटे कर्मचारियों द्वारा की गई गलत बात को भी हंसी में उड़ा देते हैं। असिस्टेंट ग्रेड में मिस्टर चड्ढा जी की नई नियुक्ति हुई थी। वो नए नए आए थे और नई उम्र के लड़के थे। वे उनकी पुरानी घड़ी को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं, पर वे बुरा नहीं मानते और बड़े सरल अंदाज में बताते हैं कि यह घड़ी उनकी शादी में मिली थी और अभी तक करेक्ट टाइम बताती है।
बातों ही बातों में यह पता चलता है कि यशोधर पंत की शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। सभी कर्मचारी यशोधर बाबू को शादी की बधाई देते हैं। एक कर्मचारी मेनन चहककर कहता है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, आपकी शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं। सेक्शन के कर्मचारी यशोधर बाबू से कहते हैं कि इस खास दिन पर सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम तो होना ही चाहिए। उनकी जिद पर यशोधर बाबू 10 का नोट निकाल कर देते हैं। यशोधर बाबू कुछ कंजूस स्वभाव के हैं, उन्हें फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। यह देखकर मिस्टर चड्ढा कहते हैं कि इतने में क्या होगा, तो वे 10 का 2 नोट और देते हैं, मतलब 30 रुपये देते हैं। और उस जमाने में 30 रुपये बड़ी रकम थी। यशोधर बाबू उन्हें खाने पीने के लिए पैसा तो दे देते हैं, पर स्वयं चाय पार्टी में शामिल नहीं होते। उनका मानना है कि उनके साथ बैठकर चाय पानी पीने और गप मारने में समय बर्बाद करना किशन-दा की परंपरा के विरुद्ध है। आजकल यशोधर बाबू पैदल ही दफ्तर आने जाने लगे हैं। पहले वे साइकिल से आते जाते थे, किंतु अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं। उनको अपने पिताजी का साइकिल चलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनके अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं वे सेक्शन ऑफिसर हैं, तो उनके पास स्कूटर तो होना ही चाहिए। लेकिन यशोधर बाबू को स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार वे अभी लेने की स्थिति में है नहीं। दफ्तर से आते समय यशोधर बाबू प्रतिदिन बिरला मंदिर जाने लगे। वहीं उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनते तथा स्वयं भी प्रभु का ध्यान लगाने लगे। किंतु उनकी पत्नी व बच्चों को यह बात अखरती है। उनके आधुनिक बच्चे उनसे कहते थे, बब्बा आप कोई बुढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं। किंतु वे किशन-दा की तरह इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। बिरला मंदिर से जब वे निकलते हैं तो पहाड़गंज आते समय वे घर के लिए साग सब्जी सब खरीदते हैं। यदि किसी से मिलना जुलना हो तो सबसे मेल मुलाकात करते वे रात 8 बजे से पहले घर नहीं पहुंचते, भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो। आज बिरला मंदिर जाते हुए उनकी नज़र उस पुराने स्थान पर पड़ती है जिनमें कभी किशन-दा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, और उसी स्थान पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। वे अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। पुरानी यादों को समेटे यह स्थान यशोधर बाबू को बहुत प्रिय था, किंतु उसकी बदलती शक्ल देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता था। यशोधर बाबू के घर देर से लौटने का कारण यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बातों में मतभेद होने लगा है। मतभेद मतलब विचारों में अंतर। जो बात यशोधर बाबू की दृष्टि में उचित प्रतीत होती थी, वही बात उनके बच्चों व पत्नी की नज़र में अनुचित प्रतीत होता था, और उनके बीच कहा-सुनी मतलब वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती थी। और इसी वजह से वे जल्दी घर लौटना पसंद नहीं करते। जब उनके बच्चे छोटे थे तो वे उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करते थे, होमवर्क वगैरह करवाते थे, तो जल्दी जाते थे। किंतु अब उनका बड़ा लड़का एक विज्ञापन संस्था में नौकरी पा चुका है, 1500 रुपया पेमेंट है। किंतु यह बात यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी को लेकर उनके मन में द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है, जबकि उन्हें इतने साल नौकरी करने के बाद अभी 1500 रुपया मिल रहा है। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना मुश्किल हो रहा है कि जब पिछले साल उसका नाम एलाइड सर्विसेज की सूची में आ गया था तो उसने ज्वाइन क्यों नहीं किया। मतलब उनके बेटे की नौकरी एक बार लग चुकी थी, पर मनपसंद पद न होने के कारण उसने ज्वाइन नहीं किया। वो और बड़ा पद चाहता था, छोटे मोटे पद पे काम नहीं करना चाहता था। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है, और उनकी इकलौती बेटी है जिसका वे विवाह कर देना चाहते हैं, पर उनकी बेटी को कोई वर पसंद नहीं आ रहा है और वह सभी प्रस्तावित वर अस्वीकार कर चुकी है। वह घर में धमकी भी देती है कि यदि आप लोग शादी के लिए मुझ पर दबाव डालेंगे तो मैं भी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। अब यशोधर बाबू एक और अपने बच्चों की तरक्की से बहुत खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। उन्हें परायापन का एहसास इसलिए होता है क्योंकि बच्चे उनकी बातों की उपेक्षा कर देते हैं, गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे अब स्वयं को आधुनिक समझते हैं।
उनका बड़ा बेटा घर में आधुनिक चीज़ों को लाता है, ना विचार विमर्श करता, ना पूछता, ना पहले से सूचना देता। तो यशोधर बाबू को दुःख भी होता है कि क्वार्टर मेरा है और अधिकार इन लोग जमा रहे हैं। ये सब देखकर यशोधर बाबू अंदर से बहुत व्यथित रहते हैं, लेकिन जनरेशनों में गैप तो होता ही है, यह कहकर स्वयं को दिलासा भी देते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, उनकी भी परवरिश परंपरावादी घर में हुई थी, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी आधुनिक बना डाला है। पत्नी को इस बात का अफसोस है कि जब से वह शादी होकर आई है, संयुक्त परिवार के कार्यों के बोझ तले दबी हुई है। काम का बोझ इतना अधिक रहता था कि खुद के लिए उसके पास समय नहीं बच पाता था। उन्होंने मतलब यशोधर बाबू ने हमेशा जेठानियों का पक्ष लिया, उसे हमेशा बंधन में रखा गया। पत्नी की दृष्टि में ये सब पारिवारिक संस्कार अब ढोंग और ढकोसले हो गए हैं, और वह भी अब आधुनिक हो गई है और बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। पत्नी के इस बदलाव को देखकर यशोधर बाबू कई बार उसे शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहा से लोग करे तमाशे कहकर चिढ़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे यह भी स्वीकार करते हैं कि मजाक उन्हीं का बन रहा है। वे लंबी सांस लेते हुए सोचते हैं कि इससे तो किशनदा की तरह अविवाहित रहना ही ठीक था, किंतु किशनदा के अंतिम दिनों को याद करते हुए वे शिहर उठते हैं। उनको पता है कि किशनदा अविवाहित थे और जब रिटायर होने के बाद अपने गांव गए तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी वो कितना तरसे थे, है ना, जिससे यशोधर बाबू के जीवन में अनिर्णय की स्थिति बन जाती है। आज जब यशोधर बाबू घर पहुँचे तो चौंक गए कि कहीं मैं किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया। घर के बाहर कार खड़ी थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थी, बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। पूरा क्वार्टर सजा हुआ था, चहल पहल थी, लोग विदा ले दे रहे थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उनकी नज़र अपनी पत्नी व बेटी पर पड़ी, जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स व बगैर बाहों का टॉप पहने हुई थी। पत्नी ने भी अपने होठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाया हुआ था। यशोधर जी को ये सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। घर में प्रवेश करते ही बड़े बेटे ने देर से आने का उलाहना दिया। पता चला कि आज तो उनकी सिल्वर वेडिंग की पार्टी है। उन्हें यह पार्टी वार्टी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके मन में एक टीस सी उठी कि सुबह ऑफिस जाते समय किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा नहीं की। इतना बड़ा आयोजन घर में हो रहा है और उनको सूचना, ना पहले से खबर, ना उनकी सलाह ली गई, है ना। अंदर से उनको बड़ा दुख महसूस होता है। बच्चों ने आग्रह किया और बच्चों के आग्रह करने पर वे केक तो काटे, पर केक में अंडा मिला होता है कहकर नहीं खाए। अधिक आग्रह करने पर संध्या पूजा का बहाना कर वहाँ से चले गए और जानबूझकर अधिक देर लगाए ताकि सभी मेहमान चले जाएं, तब मैं पूजा करके निकलूं। पूजा करते समय भी उन्हें किशनदा की याद सताती रही। पत्नी के बुलाने पर जब वे बैठक में गए तो बड़े बेटे ने उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट के रूप में देते हुए कहा कि वे इसे ही पहनकर दूध लेने जाया करें। यह बात यशोधर बाबू को भीतर से चुभ गई, क्योंकि वे सोच रहे थे कि बेटा अब यह कहे कि अब वे दूध लेने न जाया करें, अब दूध को मैं ला दिया करूँगा। पर यहाँ तो आशा के विपरीत बात हुई। यशोधर जी की आंखों में कुछ नमी सी दिखाई देती है, उनकी आंखें भर आती हैं और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। तो इस पूरी कहानी में यशोधर पंत अनिर्णय की स्थिति में बने रहते हैं, इसलिए यशोधर बाबू को सहानुभूति के साथ देखे जाने की आवश्यकता है ताकि हम उनका सटीक मूल्यांकन कर सकें। प्रस्तुत कहानी यथार्थ के धरातल पर खरा उतरता है। सिल्वर वेडिंग के अनुसार हमारा जीवन भी है। नई पीढ़ी के युवा यशोधर जी की सादगी व व्यक्तित्व के प्रेरक पहलू, जैसे अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना, ईमानदार रहना, छोटों के प्रति नम्र व्यवहार, रिश्तेदारों के प्रति अपनत्व का भाव, विपत्ति के समय सबकी मदद करने का भाव आदि बातों को अपने जीवन में युवा वर्ग को आचरित करके सफल व संस्कारी नागरिक बनना चाहिए, अन्यथा वे अपनी पहचान
खो बैठेंगे। तो बच्चों, पाठ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरा हर पाठ आप तक पहुंच सके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।